हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। भाई एक बार जल्दी से कमेंट कर दे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास। सब कुछ बेहतर है, क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की, एक बार कमेंट कर दें सब कुछ बेहतर है। देखिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मनी सप्लाई यानी मुद्रा आपूर्ति के बारे में। ये दो क्लासेस एक साथ चलती हैं जिसमें हम बात करते हैं कि मनी की सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम ये समझते हैं बार बार कि आरबीआई जो देश में करेंसी इश्यू करने की अथॉरिटी है, बेसिकली आरबीआई चाहे तो जितनी भी चाहे करेंसी बना सकती है। फिर भी आरबीआई ऐसा नहीं करती ना, बहुत सारी करेंसी बनाकर गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। लगभग आप जानते हैं आरबीआई को एक नोट बनाने में 500 का नोट, जो इस समय सबसे बड़ी करेंसी प्रिंट होती है देश में, उसे बनाने में लगभग 3 रुपए के नियर बाई खर्च आता है। तो आरबीआई 3 रुपए खर्च करके 500 का नोट बनाए और गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इससे गरीबों की गरीबी खत्म हो जाएगी, सभी लोग अमीर हो जाएंगे। फिर भी ऐसा नहीं करता। तो हम जानते हैं इस बात को कि अगर बहुत ज्यादा ऐसा हो जाएगा, देश में करेंसी बनाएंगे और गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो इससे इन्फ्लेशन आ जाएगा और हमारे जो प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे, जिससे मनी वैल्यू गिर जाएगी। लोगों की जेब में 5 की जगह 5,000 होंगे या 5,000 की जगह 10,000 होंगे, लेकिन उसमें 10,000 में उतना सामान नहीं मिल पाएगा जितना अभी उसे 5,000 में मिलता है। तो ऐसे मनी की, ऐसे नोट की कोई बेनिफिट, कोई उसको लाभ नहीं मिलने वाला। इसीलिए हम बात आज मनी सप्लाई की कर रहे हैं और अगले लेक्चर में हम इन्फ्लेशन का जिक्र भी करेंगे। तो चलिए, सभी के कमेंट आ रहे हैं, यस थैंक यू, वॉइस क्लियर है, पिक्चर क्लियर है मेरी। अब देखिए बात यह है समझने की, मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपसे कि इकोनॉमिक्स से बहुत कंसेप्ट वाली चीज है। पूरे ध्यान से, इत्मीनान से पहले आप कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद आप जानते हैं मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस की, जिससे आपकी चीजें और बेहतर हो जाएंगी। लेकिन पहले आप समझिए कि मनी सप्लाई क्या होती है और इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, और इसी में हम बात करेंगे M1, M2, M3, M4 ये किस तरह कैलकुलेट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे कि मनी सप्लाई के बारे में, पहले टाइटल क्या है आज का, मनी सप्लाई यानी मुद्रा आपूर्ति। देखिए अगर हम बात करें कि मनी सप्लाई, देखो मनी सप्लाई में सिर्फ करेंसी नहीं आती। करेंसी मतलब जो नोट और कॉइन्स हमारे पास है, जनता के पास, सिर्फ वो करेंसी मनी नहीं है हमारी। जो पैसा हमारा पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस भी काम करते हैं, तो जो पैसा पोस्ट ऑफिस में है, जो पैसा बैंक्स में डिपॉजिट है हमारा, ये जो बैंक का पैसा आरबीआई में डिपॉजिट है, हमारी गवर्नमेंट का, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आरबीआई में डिपॉजिट है, ये सारा मिलाकर मनी सप्लाई का पार्ट होता है। तो पहले ये ध्यान रखना है कि मनी सप्लाई में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। पहली चीज है करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक, यानी जो पैसा जनता के पास है, अगर मैं हिंदी में कहूं इसे, जनता के पास करेंसी। करेंसी। दूसरी चीज है हमारे पास जो पैसा, मैंने कहा डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, क्योंकि बैंक में दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, सेविंग और करंट अकाउंट, जिसे हम जब चाहे विड्रॉल कर सकते हैं, इसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। हिंदी में कहेंगे बैंकों में मांग जमा, इसे मांग जमा कहा गया है। दूसरा होता है हमारे पास टाइम डिपॉजिट इन बैंक, जो पैसा बैंक में हम एफडी और आरडी करते हैं, जमा करते हैं, जिसे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही विड्रॉल कर सकते हैं। जनरली बैंकों में सावधि या समय जमा, जो एक निश्चित अवधि के लिए जमा होते हैं, उन्हें सावधि जमा कहा जाता है। इसी प्रकार से देखो हमारे पास आता है सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। याद रखना, जो पोस्ट ऑफिस है हमारे पास, वो हमारा करंट अकाउंट, जो जनरली बिजनेस के लिए होता है, कंपनीज के लिए होता है, वो ऑपरेट नहीं करते। तो डाकघर में हम बचत जमा जो कर रहे हैं उसको भी इंक्लूड करेंगे। डाकघर में बचत जमा, इसको भी इंक्लूड करते हैं। और साथ ही इसके हम जो डाकघर, जो पोस्ट ऑफिस है हमारे, उसमें जो हम टाइम डिपॉजिट यानी एफडी और आरडी करते हैं, टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर में सावधि जमा, एफडी और आरडी वाली जमा,
इसको भी इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे यह कहा जो पैसा बैंक जमा करता है आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक के पास, तो अगर यहां पर आप देखेंगे बैंक डिपॉजिट्स इन आरबीआई कह लो या सेंट्रल बैंक कह लो, बैंक डिपॉजिट्स इन आरबीआई, आरबीआई में बैंकों का जमा, क्योंकि आप जानते हैं ना जैसे बैंक में हम जमा करते हैं लोन लेते हैं, वैसे ही बैंक आरबीआई के पास जमा करते हैं और आरबीआई से लोन लेते हैं। यहां तक कि हमारी सरकार और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, जिसलिए हम कहेंगे अदर डिपॉजिट्स इन आरबीआई, अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, आरबीआई में अन्य जमा। इस तरह से आप देखिए ये सब कुछ मिलाकर मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई का जो भी फॉर्मूला होगा, जो भी कैलकुलेशन होगी, उसमें इन्हीं 7 पॉइंट का इस्तेमाल होना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर मैं इन 7 में से आपको देखो 4 ऑप्शन में आएंगे, 3 सही और 1 गलत में, और पूछे कि इंटर बैंक डिपॉजिट, एक बैंक अगर दूसरे बैंक में जमा करता है तो क्या वो मनी सप्लाई का पार्ट होगा, तो आप देखेंगे सर इंटर बैंक डिपॉजिट इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है। बात क्लियर है यहां तक? चलिए पहले इसे डन कर दीजिए एक बार जल्दी से, डन 1 का कमेंट कर दीजिएगा इसे लिखकर, फिर हम इसके बाद देखेंगे फॉर्मूले क्या होते हैं, M0, M1, M2, M3 और M4 कैसे निकाले जाते हैं। चलिए भाई डन करिएगा एक बार। इन 7 के अलावा और कोई सा मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। चलिए भाई डन करिए एक बार जल्दी से। डन है, साथ साथ लिख भी रहे कुछ लोग, तो बढ़िया है। और समझना भी जरूरी है, सिर्फ ये नहीं कि लिखते ही रहना, समझना भी होता है। तो ये 7 चीजें अब देखिएगा ध्यान से। अब अगला पॉइंट ये है कि जब हमसे कहा जाए M0 करना है, देखो बहुत ध्यान से देखना, इन 4 में से या इन 7 में से जो 3 चीजें हैं उनको वैल्यू को जोड़ने हैं। देखो न्यूमेरिकल नहीं आएगा एग्जाम में, कोई फॉर्मूला बेस्ड आ सकता है। जब हम M0 निकालते हैं, M0 का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी जो पैसा, जो करेंसी पब्लिक के पास है वो, प्लस बैंक डिपॉजिट्स इन आरबीआई, जो पैसा बैंक ने डिपॉजिट किया है आरबीआई में, बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई है, प्लस अदर डिपॉजिट्स इन आरबीआई, और जो अदर डिपॉजिट्स किए गए मैंने कहा गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा आरबीआई में, सेंट्रल बैंक में। देख लो ध्यान से, जब हम इन 3 की वैल्यू को ऐड करते हैं, अब जो भी हमें 7 में से दिए जाए ये 3 ही M0 कैलकुलेशन का हिस्सा होंगे, इसके अलावा जो भी दिया जाए वो गलत ही होगा। इसी प्रकार से हम M1 निकालते हैं, ध्यान से देखना। जब हम M1 निकालते हैं तो इसमें लिखते हैं करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो करेंसी जनता के पास है, हेल्ड बाय पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। अब एक वैल्यू बदल गई, देख लो ध्यान से। अब की बार हमने बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई की जगह क्या ले लिया, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, यानी जो पैसा हमने बैंक में डिमांड डिपॉजिट किया, प्लस अदर डिपॉजिट्स इन आरबीआई, और जो बाकी के डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास हमने उसको यहां पर लिया है। इस तरह से अब देखो, अब जब इन 3 वैल्यूज को ऐड करेंगे हम तो बनेगा M1। अब यहां ध्यान रखना है क्या इंक्लूड हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा ये याद ही करना पड़ेगा, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ठीक है अजय, याद ही करना है भाई, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है कोई इसमें। ये देखो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, और मैं कह रहा हूं ना जब आप मेरे साथ क्लास के लास्ट में प्रैक्टिस करोगे हर बार की तरह, तो आप देखोगे कि याद भी हो चुका होगा आपको तब तक कि किसमें क्या इंक्लूड करते हैं। यहां M1 निकला हमारा 3 चीजों को जोड़कर। अब देखो इन्हीं 3 के साथ अगर मैं एक और वैल्यू ऐड कर दूं, क्या, सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, मतलब टोटल 4 हो गई चीजें, ध्यान रखना। सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, यानी जो पैसा पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में
बचत जमा में रखा था। मैं हिंदी में लिख देता हूं, चलिए अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज है इसमें तो लिख देता हूं, डाकघर में बचत जमा। इन तीनों के साथ इसको भी जोड़ दिया जाए तो ये M2 बन जाता है। अच्छा, इसी तरह से M3 आता है। ध्यान रखना M3 का मतलब है M1 प्लस। यहां अपने पास से कोई लॉजिक मत लगाना। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं ना, अपने पास से दिमाग लगाते हैं। क्या सोचते हैं, यहां जैसे M1 था पहले में, M1 में प्लस किया, अब की बार M2 में प्लस करेंगे, फिर अगली बार M3 में करेंगे। तो उनको लगता है शायद टीचर ने गलत लिखवा दिया या हमने नोट्स में गलत लिख दिया होगा। ऐसा नहीं है भाई, दोनों जगह M1 है, इसमें कंफ्यूज मत होना। M1 मतलब 1 2 3, इन तीनों के साथ जोड़ना है टाइम डिपॉजिट इन बैंक। इन तीनों के साथ जोड़ना है टाइम डिपॉजिट इन बैंक। तो जब हम इन तीनों के साथ टाइम डिपॉजिट इन बैंक, यानी हिंदी में कहूं तो बैंकों में सावधि जमा, इसको भी जोड़ दें, तब ये M3 बन जाता है, बैंकों में सावधि जमा। और इसके बाद लास्ट में आता है M4। M4 का मतलब है M3 प्लस। ध्यान रखना, M3 प्लस। M3 कितना है बताओ, 1 2 3, ये तीनों प्लस ये 4, इन चारों के साथ में टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। अभी बस आपको लिखते रहना भाई। देखो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फॉर्मूले आपको याद कराऊंगा सारे, यानी डाकघर में कुल जमा। और याद रखना, कुल जमा का मतलब क्या होता है, सेविंग वाली भी और टाइम डिपॉजिट भी। ध्यान रखना भाई, इसका मतलब कुल जमा का मतलब सेविंग डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में किए गए थे वो, और जो टाइम डिपॉजिट किए गए पोस्ट ऑफिस में वो, इन सबको जोड़कर ये टोटल फॉर्मूला। एक बार इसे नोट कर लीजिए, अगर किसी का कुछ रह गया है, मैं एक बार स्लाइड 1 दिखा रहा हूं, कुछ सेकंड आप देख लीजिए दोबारा से, अगर कुछ रहा है तो। चलिए, डन 1 है लगभग सभी का, इसमें तो कोई समस्या नहीं थी। ये 7 ही चीजें हैं इसमें, याद रखना, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं M0, M1, M2, M3 और M4 में। डन 2 का कमेंट करिएगा। छोटी क्लास है आज की हमारी, क्योंकि देखो ये कंसेप्ट है, मैं हर क्लास में एक कंसेप्ट सिखाता हूं आपको, और उसी तरह का एक कंसेप्ट हम यहां लेकर चल रहे हैं। डन 2 करिएगा भाई। चलिए, स्वप्निल डन, बाकी लोग भी कर दीजिए जल्दी से। फॉर्मूले को मैं क्वेश्चन भी कराता हूं, एक दो ध्यान से देखना। देखो इससे कॉन्फिडेंस आता है ना, आपको पता है कंसेप्ट की क्लैरिटी तभी होती है जब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है जी। क्या कहता है, M3 इज डिफाइंड एज। अब M3 को बताना है कैसे होता है, फॉर्मूले आपने लिखे हैं अभी, देखो जरा। M1 प्लस बैंकों के पास मांग जमा, तो ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में बचत जमा, M1 प्लस बैंकों के पास समय जमा, और M1 प्लस बैंकों के पास समय जमा। देखो आपको याद आ रहा होगा, कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं था सर हमारा जिसमें कि हमारा M2 में कुछ जोड़ा गया होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। और M1 के अंदर ऑलरेडी डिमांड डिपॉजिट मांग जमा होती है। अगर M1 में ये पोस्ट ऑफिस की जमा कर देता हूं तो ये M2 बन जाएगा। यानी अगर सवाल में M2 पूछा होता तो B ऑप्शन बनता, और अगर सवाल में M3 पूछा है तो आंसर D बनेगा। कॉपी में चेक कर लो, अभी ये लिखा आपने कि M1 के साथ जो बैंकों में हम टाइम डिपॉजिट यानी FD और RD करते हैं उसको जोड़ लिया जाए तो वो M3 हो जाता है।
अच्छा, एक और सवाल दिखाता हूं आपको मैं, एक और सवाल दिखाता हूं। जैसे ये पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा M3 में सम्मिलित नहीं किया जाता? जब आप M3 की कैलकुलेशन करते हो तो उसमें शामिल नहीं किया जाता, नॉट इंक्लूडेड इन M3। देखो क्या है, जनता के पास करेंसी, ये आता है क्योंकि M1 में आता है तो M3 में भी आ गया। बैंकों के पास मांग जमा और सावधि जमा दोनों ही आते हैं क्योंकि M1 में आता है और ये M3 में आता है। डाकघर, अगर आप ध्यान से देखो, डाकघर की बचत जमा, जो डाकघर में जमा करते हैं बचत जमा, वो M2 में आता है और M2 के बाद M4 में आता है, क्योंकि देखो M2 में आपने लिखा था कि M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, तो आ गया उसमें, और M4 में लिखा था M3 प्लस टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। जब मैंने टोटल कहा था तो इसका मतलब उसमें सेविंग करंट आ गया, सेविंग और एफडी टाइम वाला दोनों आ गए, फिर से वहां आ गया, तो M2 और M4 में होगा। अदर डिपॉजिट जो है वो M3 में होता है क्योंकि वो M1 में होता। अब सवाल ये था, क्या है जो M3 में नहीं होगा? आपने कहा जी सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस वाला M3 में नहीं होगा, 2 में होगा और 4 में होगा। जैसे एक क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी आया हुआ, देखो ये सवाल अभी अभी हमने सॉल्व किया है, पर सवाल को ध्यान से सुन लो कि जब हम 4 कंसेप्ट पढ़ते हैं मनी सप्लाई के 1 2 3 4, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग जो होती है, पोस्ट ऑफिस में जो बचत जमा होती है, वो कहां शामिल होगी? बताओ भाई। विनय, राधिका, चलिए कमेंट करिए। पहला वाला तो ठीक करा आपने, इस वाले बार क्यों करिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, क्या लगता है भाई? देखो, तो याद रखना, अभी मैंने बताया जो डाकघर की बचत जमा है वो 2 में आती है, देखो, और 4 में भी आती है, क्योंकि 4 में आपने टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस लिखा है, तो 2 में भी आता है, 4 में भी। और अगर आप ध्यान से देखो सर, अभी अभी आपने बताया था डाकघर की बचत जमा 2 और 4 में आता है। एक्सप्लेनेशन इसलिए किया था ताकि अगला क्वेश्चन आसान हो जाए आपके लिए। तो आपने अगले क्वेश्चन में इस बात को प्रूव किया कि सिर्फ M2 या सिर्फ M4 में नहीं, बल्कि ये M2 और M4 दोनों में आता है। या इस क्वेश्चन को और देखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले पॉइंट की तरफ। मनी सप्लाई का मेजरमेंट करते समय इनमें से क्या नहीं लिया जाता? अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आंसर मिलेगा। भाई देखो, सिलेक्शन चाहिए ना, तो इतना आसान तो नहीं होने वाला। मेहनत आप भी कर रहे हैं और मेहनत और लोग भी कर रहे हैं कंपटीशन में। आपको उनसे बेहतर रिजल्ट बनाने के लिए बेहतर मेहनत करनी है। मुश्किल जरूर होगा, थोड़ा सा लग रहा होगा टफ है, लेकिन जब करेंगे तो आसान भी होगा, क्योंकि जो लोग सिलेक्शन लेते हैं वो मेहनत तो करते हैं ना, और वो चीजें सब पढ़ते हैं। उन्होंने पढ़ा जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, आप जानते हो, तो आप पढ़ेंगे, आप भी सिलेक्शन लेंगे। देखो यहां याद रखना, मैंने बताया था जब दो बैंक आपस में जमा करते हैं, जिसे इंटर बैंक कहते हैं। एक बैंक जब दूसरे बैंक में जमा करता है तो उसे इंटर बैंक करना कहते हैं। और मैंने कहा था जैसे एसबीआई एचडीएफसी में जमा करे तो ये इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि अच्छा करेंसी होगी, मैंने लिखवाया था, देखो डिमांड डिपॉजिट भी होगा, डिपॉजिट विद आरबीआई जो हो रहा है, जो आरबीआई के पास रख रही है, चाहे वो बैंक रखे या सरकार रखे, वो सब भी होगा। नहीं होगा तो क्या? इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले पॉइंट पर। देखो ये डन करा आपने, जल्दी से एक बार बाकी देख लो, डन है ना? हाँ चलिए, मोस्टली का डन आ गया था, फिर भी डन कर दीजिए एक बार। अब इसमें होता यह है, यानी हमारे अगर पूछे कितने माप होते हैं, वैसे देखो गिनती में 4 ही बताने, आपने 5 नहीं बताने, 4 ही बताने, 1 2 3 4, ठीक है? मैं यहां लिखता हूं, देखो मुद्रा आपूर्ति के जो माप हैं, यानी वो 4 बताने हैं आपको, गिनती 4 की बतानी है भाई, क्योंकि 0 को काउंट नहीं करते उसमें। मनी सप्लाई जो मेजर कर रहे हैं वो 4 ऑप्शंस में करते हैं। अब देखो ध्यान से, जब हम M1 या M0 या M3 निकालते हैं, देखो M0 को बोला जाता है रिजर्व मनी। अगर आप भी कब से पूछे कि बताओ इनमें से रिजर्व मनी क्या है, हिंदी हो या इंग्लिश में रिजर्व मनी कहते हैं, या इसी को मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, या इसी को हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, हाई पावर्ड मनी कहते हैं।
ठीक है। इसी को रिजर्व मनी, मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी पूछे, जैसे हिंदी में कहूंगा आरक्षित मुद्रा, मौद्रिक आधार या उच्च शक्ति मुद्रा, ये सभी नाम दिए गए किसके लिए? M0 के लिए। अच्छा, इसी तरह से M1 को जनरली तौर पर हम नैरो मनी कहते हैं। M1 को नैरो मनी कहा जाता है, या इसे मोस्ट लिक्विड मनी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वो चीजें ली गई जो आसानी से कैश बनती हैं। मोस्ट लिक्विड मनी भी इसको नाम दिया, नैरो मनी भी इसको नाम दिया है। अब ये मत पूछना ऐसा क्यों, नैरो मतलब छोटा कंसेप्ट होता है, तो इसको M1 को छोटा माना है, क्योंकि मैंने कहा M1 से ही शुरू होता है बेसिकली, और M3 को सबसे बड़ा माना। इसे हिंदी में संकुचित मुद्रा या नैरो भी कहते हैं, मोस्टली तो संकुचित मुद्रा या सर्वाधिक तरल मुद्रा भी कहते हैं इसी को। याद रखना, सबसे ज्यादा तरल M1 को कहते हैं। अच्छा, इसी तरह 2 और 4 का नाम नहीं लेते, M3 को कहते हैं ब्रॉड मनी, इसको बोलते हैं ब्रॉड मनी, या इसी को कई बार हम ग्रॉस मनी या एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स, क्योंकि एग्रीगेट मतलब भी तो सब मिलाकर ही बनता है ना, वही एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स कहते हैं। यानी हिंदी में अगर मैं कहूं इसे, तो याद रखना इसे विस्तृत या व्यापक मुद्रा, सकल मुद्रा, सकल का मतलब भी कंप्लीट ही होता है, या एग्रीगेट का मतलब होता है समग्र मौद्रिक संसाधन। ये सारी टर्म्स जब पूछेगा एग्जाम में तो आपको कहोगे M3 के लिए यूज होती है। M4 या M2 के लिए स्पेसिफिकली नेम कोई नहीं दिया गया, ध्यान रखना भाई इस बात का। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि ये सारी वैल्यूज दी गई हैं हमें, सर ये लिक्विड क्या है? देखो एक बात बता दूं नोट करके, लिक्विड का मतलब यहां इकोनॉमिक्स में जो होता है वो ये है जिसे आसानी से कैश में बदला जा सके। लिक्विड मनी क्या होती है? तरल मुद्रा क्या होती है? जिसे कम समय में आसानी से, एक तो कम समय में और आसानी से नगद में बदला जा सके। परिवर्तित करना भी कह सकते हैं ना भाई, इसे परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, यानी मैं इंग्लिश में लिखता हूं, इजीली कन्वर्टिबल या इजीली के साथ साथ ऐसे लिखो, इजीली और लेस टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इन कैश। तो वो चीज हम लिक्विड में रखते हैं। जैसे अगर मैं लिक्विड की बात करूं, जैसे आप कहोगे सर अगर कोई चीज कैश है, देखो कैश की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, कैश के बाद जो बैंक में पैसा है उसकी लिक्विडिटी आती है, क्योंकि बैंक में जो पैसा रखा है, बैंक में जो बैलेंस रखा आपने जमा करके वो निकाल सकते हो। फिर गोल्ड में रखा है तो गोल्ड भी आसानी से मतलब उसके मुकाबले कम है। इसी तरह आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह में लगाया, अब प्रॉपर्टी या मशीनरी वगैरह में आपने लगाया है, इसमें तरलता सबसे कम होती है। बताओ क्यों? सर फायदा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो रूल ये कहता है जितनी तरलता कम होगी फायदा बड़ा होगा। भाई प्रॉपर्टी में लगा दिया आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, कुछ समय में देखो 15 लाख की हो गई, फायदा बहुत तेजी से होता है। लेकिन जब उसके पैसे निकालने की जरूरत आती है ना, तो इतना आसान नहीं होता उसको बेचना, तो इसलिए लिक्विडिटी कम है। कैश में रखोगे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है पर कुछ बढ़ेगा नहीं, यानी लिक्विडिटी कम होती है तो हमारा फायदा बड़ा होता है। वो बात की बात है, बाद में सिखाऊंगा उस बारे में। लेकिन लिक्विड का मतलब ये होता है, ध्यान रखना। जैसे आपसे मैं सवाल करूं, आप बताना मुझे
डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों होते हैं बैंक में। अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो किसकी लिक्विडिटी ज्यादा है? डिमांड डिपॉजिट और टाइम, मतलब सेविंग करंट वाले की, एफडी आरडी वाले की? बताओ मुझे, किसकी लिक्विडिटी ज्यादा है? देखो, बिल्कुल सेविंग करंट की। क्यों? डिमांड डिपॉजिट, क्यों? डिमांड डिपॉजिट को जब चाहे निकाल सकता हूं, जब चाहे निकाल सकता हूं, वो आसान है कैश में बदलना टाइम के मुकाबले, क्योंकि टाइम एक फिक्स टाइम है, इसके टाइम के बाद ही निकलेगा जनरली। तो जहां टाइम लग गया उसमें ज्यादा मुश्किल है। भाई मान लीजिए मुझे एफडी तुड़वानी भी अगर, तो बैंक जाऊंगा, तुड़वाऊंगा, तब पैसे लाऊंगा। सेविंग करंट में तो गया एटीएम से विड्रॉल कर लिए, कहीं गया नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट कर दी किसी को, तो भी पैसा पहुंच गया उसके पास। तो जनरली डिमांड डिपॉजिट ज्यादा लिक्विड है, इसलिए देखो डिमांड डिपॉजिट पे ब्याज आपको कम मिलता है। जहां लिक्विडिटी कम है एफडीआरडी में, वहां ब्याज ज्यादा मिलता है, इस तरीके से। अच्छा, एक और बात समझना, अब जो नया वाला मेथड आया है मैं वो भी सिखा रहा हूं आपको, फिर क्वेश्चन भी कराता हूं। अभी हुआ ये कि नया मेथड भी आया इसका, उस पर सवाल ना के बराबर आते भाई, समझना बिल्कुल। बट अब आप कहेंगे सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो एक स्लाइड और सही, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम जो छोड़ते हैं, अगर वहां से क्वेश्चन आया ना, तो जितना दुख आपको होगा ना, उससे ज्यादा दुख मुझे भी होगा कि एक स्लाइड, शायद 4-5 लाइन ऐसी थी जिनको बताने से अगर वो क्वेश्चन होता तो आपका सिलेक्शन हो सकता था, और ऑब्वियस है आपके सिलेक्शन में ही हमारी तरक्की भी है। तो एक चीज याद रखना, जो यहां मनी सप्लाई का मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे, वो ये है कि 98 में, मैं इसको नया नाम देता हूं, न्यू मनी सप्लाई। न्यू मनी सप्लाई। अच्छा, इसको क्या हुआ है, न्यू मनी सप्लाई को 1998 में वाई वी रेड्डी कमेटी बनी थी। आप जानते हैं वाई वी रेड्डी आरबीआई में गवर्नर भी रह चुके हैं, उनके द्वारा यह सुझाव दिया गया। उनकी कमेटी ने कहा इसका नया मेजरमेंट लीजिए, पुराना वाला काफी पुराना हो चुका है, 77 से वो चल रहा था। इसको वाई वी रेड्डी कमेटी ने बताया, क्या कहा इन्होंने कहा देखो हमारे पास होना चाहिए NM0। अब यहां N लगा दिया, N मतलब न्यू, नया मनी M0, या NM1, NM2 और NM3। अब जो है वो ये 4 हैं। अब याद रखना ये 4 हैं, अब की बार NM4 नहीं है। देखो जो NM0 है वो सेम है, जो पैसा करेंसी का है, पब्लिक के पास है, वही सेम बिल्कुल, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जनता के पास करेंसी, प्लस बैंक डिपॉजिट्स इन आरबीआई, जो पैसा बैंकों का जमा है आरबीआई के पास, ठीक है, सेंट्रल बैंक यानी, प्लस अदर डिपॉजिट्स इन आरबीआई। इसमें कोई समस्या नहीं है, सेम है बिल्कुल। M0 और NM0 सेम है दोनों। जो M1 है और NM1 है, ये दोनों भी सेम है। देखो क्या है इसमें फॉर्मूला, जो करेंसी पब्लिक के पास है प्लस जो पैसा डिमांड डिपॉजिट किया है बैंक में, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक है, वो, प्लस अदर डिपॉजिट्स इन आरबीआई, ये भी सेम है बिल्कुल हमारा, इसमें भी कोई फर्क नहीं है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है भाई, बिल्कुल सेम है। अब फर्क जो है वो यहां से शुरू होता है, NM2। NM2 का मतलब है NM1 प्लस, NM1 के साथ, यानी इन 3 वैल्यू के साथ शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट, यानी अगर हम एफडी और आरडी कराते हैं शॉर्ट टर्म की, मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब होता है अप टू 1 ईयर, यानी कोई हमने एफडी आरडी कराई लेकिन 1 साल तक की, 1 वर्ष तक की, इसे हिंदी में कहूंगा अल्पकाल सावधि जमा। अगर हम सावधि जमा करते हैं कम समय की, 1 साल तक की, तो वो NM2 में जुड़ जाती है NM1 के साथ। और NM3 का मतलब है NM2 प्लस ये सारा जुड़कर
लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट, और जो लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट है यानी अबव 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर वाला जो है उसको भी जोड़ देंगे अब, अबव 1 ईयर वाला, इसे हिंदी में कहेंगे दीर्घकाल सावधि जमा, तो ये बन जाता NM2। ठीक है भाई, इसको डन कर लेना, डन 4 कर देना, ये 4th स्लाइड है ना भाई, डन 4 कर देना। इससे पहले हमने डन 3 किया था, ठीक है, फॉर्मूले में बताया था मैंने क्या होगा, और ये हमारा NM3 तक चला गया। ये नया वाला है, वाईवी रेड्डी कमेटी का सुझाव दिया गया। बताइए भाई, सब बढ़िया है, परफेक्ट है? तो ये है नया वाला मनी सप्लाई, 4th डन होना चाहिए। ठीक है भाई, प्रभाकर डन 4, चलिए ठीक है। तो बाकी लोगों का भी डन हो गया, कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से। अब आखिरी बार क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा था ना आज का चैप्टर थोड़ा छोटा जरूर है पर टेक्निकल है बहुत, ठीक है। अब देखिए भाई, अब यहां पर हम इसके लास्टली फॉर्मूले में और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से, ताकि हमें और ज्यादा आइडिया मिल जाए क्या क्या इसमें आया। जैसे सवाल आया हुआ है, चलो एनएम को लेकर, अब ध्यान से देखना, आरबीआई के तृतीय कार्यदल द्वारा सुझाए गए नए, नवीन, न्यू में से कौन सा 1 वर्ष या इससे कम अवधि की सावधि जमाएं शामिल हैं? 1 वर्ष या कम अवधि की जमाएं शामिल है, पर 1 वर्ष से अधिक अवधि की जमाएं शामिल नहीं है। याद करो, अब मैंने क्या बताया, जो 1 वर्ष से कम की अवधि की टाइम डिपॉजिट है वो NM2 में आएगा, लेकिन 1 वर्ष से ज्यादा वाली NM3 में आएगी। तो ये कह रहा है NM2 की बात कर रहा है सर, क्योंकि NM2 वो है जिसमें 1 वर्ष से कम अवधि वाली जुड़ी है लेकिन ज्यादा अवधि वाली नहीं जुड़ी है। देख लो ध्यान से, अभी भी चेक कर लो भाई, डाउट हो कोई तो। नए जो मेथड आया, नए जो एग्रीगेट मॉनेटरी एग्रीगेट्स यानी न्यू जो मनी सप्लाई कंसेप्ट आए हैं उसमें NM2 में, अगर ये कहता वो भी जुड़े और कम अवधि वाले भी और ज्यादा अवधि वाले भी, तो NM3 हो जाता। फिर कौन सा मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? तो सबसे तरल माप जो मानते हैं वो किसको मानते हैं बताओ? क्या बताया था मैंने अभी आपको? सबसे लिक्विड किसे मानते हैं? M1 को मानते हैं, जो इजीली और कम टाइम में कैश में कन्वर्ट हो सके। ऐसा ही एक सवाल ये भी है, देखो ऑलरेडी हमारे एग्जाम में आया है, SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि M1 अप्रोच में क्या शामिल होगा? इनमें से M1 में क्या शामिल होगा बताएं? जो बैंक डिपॉजिट है आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक में, डिमांड डिपॉजिट है बैंक में, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक है, अदर डिपॉजिट इन सेंट्रल बैंक है। तो याद रखो सवाल में यह है क्या M1 में शामिल नहीं होगा। सवाल यह होना चाहिए था, नॉट इंक्लूडेड इन M1। तो याद करना, जो बैंक जमा करते हैं आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास, ये M0 में होता है सर, M1 में नहीं होता। क्योंकि ये पूछा M1 में क्या नहीं होगा, ए ऑप्शन M1 में नहीं होगा। बाकी देखो डिमांड डिपॉजिट बैंक में ये भी M1 में है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक ये भी M1 में है, और जो अदर डिपॉजिट आरबीआई के पास है वो भी M1 में है। तो यहां पूछा M1 में क्या नहीं होगा। ये एसएससी का सवाल है ऑलरेडी, और इतना छोटा सवाल है ये कि बस देखते ही आंसर लगना चाहिए 1 सेकंड में। कई जगह टाइम बचता है तो कई जगह टाइम ज्यादा लग जाता है। नैरो मनी सप्लाई शब्द किसके लिए यूज होता है? M1 के लिए, क्योंकि मैंने बताया यही सबसे तरल भी है
और यही हमारा M1 भी माना जाए, लिक्विड भी है ना भाई। चलो, इनमें से किसे आरक्षित मुद्रा कहा जाता है? जब मैं आरक्षित मुद्रा शब्द लेता हूं तो किसे लिया जाएगा बताओ? इनमें से आरक्षित मुद्रा किसके लिए इस्तेमाल होगा? ये जो वर्ड है ना रिजर्व मनी, मैंने बताया रिजर्व मनी, मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी, ये शब्द किसके लिए यूज होता है? M0 के लिए यूज होता है। किसके लिए? M0। भारतीय मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति में सबसे व्यापक तरल नहीं, मोस्ट वाइडली यूज्ड, सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है? मतलब जनरली जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया गया हो तो हम क्या मान लेते हैं उस केस में? देखो, जो वाइडली यूज्ड या जनरल मेथड माना जाता है ना, जनरल, ये याद करना, लिख भी लेना, समझ लेना, तो हमेशा मानते हैं जो यूज होता है सबसे ज्यादा। जैसे मान लो एक एग्जाम में या हेडलाइन आप पढ़ रहे हो, मान लो न्यूज़पेपर में आरबीआई ने बताया भारत में मनी सप्लाई इतने लाख करोड़ है, फिर आपके पास दिमाग में आएगा 4 होती है मनी सप्लाई जनरली, तो कौन सी कहा? जब कुछ नहीं लिखा होता हम मान लेते हैं M3 की बात हो रही है, उस केस में सबसे व्यापक M3 माना जाता है। जैसे इस सवाल में सबसे अधिक तरल संपत्ति क्या होगी? सबसे कम तरल क्या होगी? जो भूमि है, क्योंकि जो भूमि, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, लैंड जो भी है, मशीनरी भी ऐसी है, मतलब जिसको बहुत वक्त लगता है बदलने में, ये सबसे कम तरल होती है भूमि। और सबसे ज्यादा तरल तो खुद मनी ही है ना। अच्छा, मनी ऑप्शन में नहीं होता तो क्या करते बताओ? गोल्ड लगाते हैं। मनी नहीं होता तो गोल्ड लगाते, वो सबसे तरल हो जाता हो फिर उस केस में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन आते हैं, लेकिन यहां ऑलरेडी मनी दिया हुआ है। जैसे इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखोगे कि सबसे कम पूछा, आपकी बार सबसे कम तरल संपत्ति पूछी है। देखो, ऑप्शन तो बदल सकते हैं, ये मत सोचना कि एक बार जो कह दिया, दिमाग लगाना है कि क्या आंसर हो सकता है भाई। सबसे कम पर तरल संपत्ति की बात की गई है। देखो, मैंने कहा कैश, गोल्ड, मुद्रा तो ऑलरेडी है ना सबसे ज्यादा तरल, लेकिन जो मशीनरी है, ये लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ भी होता है, तो सबसे कम इसी को माना जाता है। सकल मौद्रिक माप किसे मानते हैं? ग्रॉस मॉनेटरी मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ग्रॉस शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? ग्रॉस मॉनेटरी मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ये शब्द किसके लिए होगा? तो मेरे भाई याद रखना, ये शब्द M3 के लिए होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लो, ये सारे ही क्वेश्चन एसएससी और उसी स्टैंडर्ड के दिए मैंने आपको। ब्रॉड मनी सप्लाई जब वर्ड आता है किसके लिए आता है? तो नैरो मनी M1, रिजर्व मनी M0 और ब्रॉड मनी वर्ड आता है M3 के लिए। तो ये है मनी सप्लाई। होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा। फॉर्मूलों का सारा खेल है इसमें। M0, M1, M2, M3 और M4, साथ में NM0, NM1, NM2 और NM3 भी आप इसमें याद कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये मैं आपसे बता रहा था कि जब मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी। अच्छा, महंगाई बढ़ना अच्छा है या बुरा है, कैसा है? और महंगाई की कई सारी अप्रोच होती है। जैसे इन्फ्लेशन तो होता ही है, लेकिन साथ में डिफ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, रिफ्लेशन क्या है, या श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, इन पर भी सवाल आते हैं। या फिर ये पूछ लेता है महंगाई किसके लिए अच्छी है, किसके लिए बुरी है, महंगाई किन कारणों से बढ़ जाती है। तो ये सारी जो सवाल है ना इन्फ्लेशन के बेस्ड पर, ये सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि हम महंगाई को किस तरह से डील करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि जब आप महंगाई पढ़ रहे होगे तो मनी सप्लाई का कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में और फिर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन क्या होते हैं, किस तरह ये इंक्रीज करते हैं और देश के लिए ये अच्छे हैं या बुरे हैं। क्योंकि अगर हम जनरली देख रहे हैं तो महंगाई को हम बुरा मान के चलते हैं, लेकिन शायद हमें अगली क्लास में सीखने को मिल जाएगा कि महंगाई बुरी नहीं बल्कि अच्छी होती है, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये सब कुछ बताऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एवरीवन।